वेलकम टू लॉजिकल इमेजिनेशन। और इसमें हम लोग बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ द डिफ्यूज़न, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए, इसके लिए मैंने काफ़ी कुछ बेहतर ढंग से इसको बनाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तो इस कॉन्सेप्ट के ठीक तुरंत बाद आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो क्वेश्चंस बहुत ही बेटर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न आप कहेंगे किसको? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो डिफ्यूज़न बेसिकली क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस होता है उसका मोमेंट होता है। अब सब्सटेंस में जैसे कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन गैस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकता है, तो कोई भी सब्सटेंस यहाँ पर आपके पास हो सकता है। तो जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। कहाँ से कहाँ करेगा मूवमेंट? तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ये। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में आपको दिखाई देगा जिसके वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज करते हैं, तो उस सब्सटेंस का क्या होगा? मोमेंट होगा। लेकिन मोमेंट होने का कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हायर कंसंट्रेशन से होते हुए जो आपके सब्सटेंस हैं वो किस ओर जाएंगे? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। आई थिंक अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि आखिरकार इसका क्या मतलब है। तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो एक पिक्चर के माध्यम से अभी जो आपके दिमाग में खटक रहा होगा हायर लोअर का, है ना, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है, डिफ्यूजन प्रोसेस को समझेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए इस ओर देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर और लोअर कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो गोल गोल आपको दिखाई जो दे रहा है, तो ये जो है मान लीजिए ऑक्सीजन है या मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे मान के चलिए, या तो यहाँ पर और भी कोई सब्सटेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस हैं इसकी जो तादाद है, जो इसकी जनसंख्या है, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स बोला करेंगे। क्या बोलेंगे? हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि इस ओर क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन अगर आप इस ओर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो अगर आप इस ओर देखते हैं तो 1 2 3 आपको सिर्फ डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इधर जो है सब्सटेंस की जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोला करेंगे? लोअर कंसंट्रेशन बोला करेंगे। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो कंसंट्रेशन है, यानी कि ऑक्सीजन आप अगर यहाँ पे इमेजिनेशन कर रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो देखिए कि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, या ज़्यादा मात्रा में है, आप ये कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हायर कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स बोला करेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो गैस है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो भी आपको सब्सटेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप उसको एज्यूम कीजिए ऑक्सीजन के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, तो इसकी संख्या यहाँ पर बहुत कम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोला करेंगे? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो आई थिंक आपको ये जो बात है ये समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या बातें आती हैं। तो ये समझ में आ गया आपको हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा और लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा। तो
ये दो वर्ड आपने समझ लिया। अब क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वह मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट किधर से किधर करेगा, अब ये प्रश्न आएगा। तो मूवमेंट जो है ये वाला तो हायर कंसंट्रेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है, तो ये किस ओर मोशन करेगा, किस ओर मूवमेंट करेगा, तो जैसा कि आपसे कह रहा है कि फ्रॉम हायर टू लोअर की तरफ जाएगा। जैसा यहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये वाला हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स किधर जा रहा है, लोअर की तरफ जा रहा है। ये देखिए एरो आपको इसलिए दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हायर से किधर जा रहा है, लोअर की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक आप इस बात को समझ चुके होंगे कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस होता है उसका मोमेंट होता है, तो उसका मोमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है और इधर आप देख रहे हैं कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है। तो हायर कंसंट्रेशन की तरफ से होते हुए ये किधर की तरफ जाएगा, लोअर की तरफ जाएगा। किधर की तरफ जाएगा, लोअर की तरफ जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंसेस का हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस बोला करेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको, डिफ्यूजन प्रोसेस बोला करेंगे। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कि डिफ्यूजन हम किसे कहा करते हैं। अब चलिए यहाँ पर एक हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और बेटर ढंग से समझ में आए कुछ बातें। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अब इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कि बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो है, ठीक है। बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लो कंसंट्रेशन में, यानी कि कम तादाद में है। और अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज्यादा है। तो सब्सटेंस किधर मूव करेगा, सब्सटेंस हायर टू लोअर की तरफ मूव करेगा। इसीलिए ये एरो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये एरो इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो सब्सटेंस जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी बॉडी में भी वर्क करता है। चलिए और भी इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, हायर है, बहुत ज्यादा मात्रा में है। और यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन जो है वो मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट किधर से किधर करेगा, हायर टू लोअर की तरफ। किधर करेगा, हायर टू लोअर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो ये जो ऑक्सीजन सब्सटेंस है ये मूव करके किधर आ जाएगा, जिधर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी उस ओर ये चला जाएगा, हायर वाला लोअर की तरफ जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है। कौन करता है, सब्सटेंस। सब्सटेंस की जगह पे क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस भी आपके जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। अब इसको समझने के लिए कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे देखिए ये अगरबत्ती आपने जला रखा है, तो अगरबत्ती जला रखा है तो अब यहाँ पे देखिए कि इस जगह पर जो गैस है, ठीक है, वो हायर कंसंट्रेशन में है, लेकिन इस ओर जो है गैस बहुत कम होगा। इसीलिए क्या करेगा, हायर टू लोअर की तरफ जाने का काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि एयर में डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, एयर में भी होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन किन किन चीजों में हुआ करेगा। साथ ही साथ अब देखिए इस वाले में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे एक बीकर लिया गया, बीकर में हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया
और उसके बाद हमने देखा कि इसमें हमने क्या डाल दिया, एक क्रिस्टल डाल दिया है। क्रिस्टल कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट का है। ठीक है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझना है इसमें। तो अब देखिए कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हमने डाल दिया, तो यहाँ पर क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो यहाँ पर अब डिफ्यूजन होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन में पार्टिकल्स था, किसका पार्टिकल्स, पोटेशियम परमैंगनेट का। अब ये किधर की तरफ जाएगा, हायर वाला लोअर की तरफ, जिधर कम होगा तो इस ओर जाना ये शुरू करेगा। धीरे 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 ये क्या होगा, पूरे पानी में घुल जाएगा। ठीक है, तो हायर से लोअर की तरफ पार्टिकल्स क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। मीन्स इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट लाइक परफ्यूम का अगर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो परफ्यूम में भी बिल्कुल वैसे ही होता है। परफ्यूम का जो खुशबू आप तक पहुंचती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है, क्योंकि परफ्यूम का जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई होता है, लेकिन खुली हवा में अगर आप देखेंगे तो वहां पर तो उसकी कंसंट्रेशन लो होती है। तो जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं तो ये क्या करता है, आपका हायर से लोअर की तरफ चला जाता है, हायर से लोअर की तरफ चला जाता है, और परफ्यूम आपको दूर दूर तक जो उसकी सुगंध होती है वो आपको मतलब महसूस होती है। सो बहरहाल आपने ये समझ लिया कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हुआ करता है। क्या होगा, मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हुआ करेगा, लेकिन इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पूरा प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा। आप इसमें चाहे तो कमेंट करके भी हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। अब चलिए इसमें और भी चीजें हम लोग जिक्र करेंगे, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसे क्या किया है, कवर किया हुआ है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो दरअसल अगर हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक्चुअली इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन बोले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है आपके सेम है। अब ये जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का इमेजिनेशन आप यहाँ पे बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो आपको यहाँ पे पिक्चर जो दिखाई दे रहा है ये आपका सेल मेम्ब्रेन का ही है। ठीक है, इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करता है, क्या इसका फंक्शन है। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि ये बैरियर के जैसा काम करता है। बैरियर समझते हैं ना, जैसे अगर मान लीजिए कि ट्रैफिक को रोकना है तो देखते हैं कि बहुत सारा उसमें लगा दिया जाता है रोड के ऊपर, जिसमें लिखा रहता है किसी प्लेस का नाम या पुलिस थाना का नाम लिखा रहता है, ताकि उसको रोका जा सके, बैरियर किया जा सके। ठीक है, तो जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, या फिर हम यूं कह लें कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो एक सेमी परमिएबल बैरियर के जैसा वर्क करता है। और इसका वर्क करने का मतलब क्या है, वर्क ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एक्चुअली ये क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। किसको सेपरेट करने का काम करता है, कि कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर सेल के अंदर जाना है कि नहीं जाना वो डिसाइड करेगा। अंदर से बाहर किसी सब्सटेंस को आना है या जाना है, इसका भी डिसीजन कौन लेगा, तो इसका डिसीजन भी आपका कौन लेने वाला है, सेल मेम्ब्रेन ही लेता है। ठीक है, कौन लेगा, सेल मेम्ब्रेन लिया करेगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया हो कि सेल मेम्ब्रेन किसे कह रहे हैं, और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेपरेशन करने का काम है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेपरेट्स करता है। किसको सेपरेट्स करता है, किसी सब्सटेंस को आना है या जाना है, इसको ये डिसीजन लेने का काम करता है। तो अब देखिए कि यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसी को हम लोग सेलेक्टिव परमिएबिलिटी भी कहा करते हैं। ठीक है, इसका मतलब अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि यही डिसीजन लेगा कि किस सब्सटेंस को
जाने देना है और किस सब्सटेंस को जाने नहीं देना है। ठीक है, यानी किसी भी सब्सटेंस को जाने देना है या नहीं जाने देना है, इसका डिसीजन कौन ले रहा है? सेल मेम्ब्रेन लेता है। यानी एक्चुअली ये एक तरह का अलाउ करता है कि किसको ब्लॉक करना है और किसको जाने देना है, और ऐसा इसलिए करता है ताकि बेटर ढंग से जो भी सब्सटेंस जाते हैं वो वर्क करे सेल के अंदर और बेटर ढंग से काम करे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और सेल मेम्ब्रेन का मेन जो काम है वो क्या हुआ करता है। तो आई थिंक आप यहाँ तक इस चीज को समझ गए हैं। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। यहाँ पे देखिए, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो एक अभी हम लोग देखेंगे पैसिव प्रोसेस क्या होता है ना। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, पैसिव प्रोसेस क्या होता है। तो पैसिव प्रोसेस क्या होता है? तो एक्चुअली पैसिव प्रोसेस जो है ये डिफ्यूजन में होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? पैसिव प्रोसेस अगर मैंने वर्ड बोला तो आपको बड़ा टेंशन हो गया होगा, बड़ा स्ट्रेस में आप आ गए होंगे कि बहुत भारी भरकम वर्ड जो है बोल दिया गया। तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पैसिव प्रोसेस हम उसको बोलते हैं कि ये जो है जब ये डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन करते समय उसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। डिफ्यूजन करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव प्रोसेस बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है और एक जगह से दूसरी जगह जाने पर अगर आपको बाइक में पेट्रोल ना डलवाना पड़े, यानी एनर्जी खर्च ना करना पड़े, पैसे ना लगाना पड़े, यानी कि एनर्जी का कोई आवश्यकता ही ना पड़े, है ना, और बिना एनर्जी का आप पहुंच जाए, तो क्या हो गया? पैसिव प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से डिफ्यूजन जो है एक पैसिव प्रोसेस है। मतलब ये हुआ कि डिफ्यूजन करने के लिए, यानी जो हायर कंसंट्रेशंस से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो पार्टिकल्स मोमेंट कर रहे थे, उसको मोमेंट करने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। फिर से समझिए हमारी बात को, जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है उसको लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की तरफ जाने के लिए एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसी कारण से ये क्या कहलाता है? आपका पैसिव प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाएगा? पैसिव प्रोसेस कहलाएगा। तो ये जो डिफ्यूजन होता है वो डिपेंड किस पे करेगा? रैंडम मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स मोमेंट कर रहा है यहाँ वहां, उस पर ही डिपेंड करता है, बल्कि उसको एनर्जी की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि पैसिव प्रोसेस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पैसिव प्रोसेस उसको कहेंगे कि डिफ्यूजन को, जो पार्टिकल्स हायर से लोअर की तरफ जाते हैं वहां जाने के लिए इसको एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं, मतलब एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उसी को हम पैसिव प्रोसेस बोला करेंगे। अब हमारे पास एक दूसरा एक टर्मिनोलॉजी आ गया है, दैट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये भी आपको लगेगा कि बहुत ही भारी भरकम शब्द जो है वो बोल दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अभी आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जिस प्रकार से आपने देखा था कि एक साइड सब्सटेंस ज्यादा था और दूसरी साइड सब्सटेंस कम था, यानी कि डिफरेंस था। ठीक है, दोनों बराबर बराबर नहीं थे। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं कि एक साइड में जैसे कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, बहुत ज्यादा था इस तरह से, तो एक रीजन बन गया। ठीक है, अब एक साइड में जो है ऑक्सीजन बहुत कम है, तो यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स का। तो ये जो डिफरेंसेस है, जो ये रीजन है कि एक साइड में कम है पार्टिकल्स और एक साइड में ज्यादा है, और जिसके वजह से ये हायर टू लोअर की तरफ क्या करता है? मूव कर जाता है पार्टिकल्स। तो ये जो डिफरेंसेस है दो रीजन के बीच में कि एक साइड में बहुत ही ज्यादा हाई है और एक साइड में लो है, तो ये जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला करेंगे। क्या बोलिएगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला करेंगे। ठीक है, और यही क्या करता है? एक तरह का मतलब इस तरह का प्रोसेस बना देता है कि ये हायर वाला जो है लोअर की तरफ क्या करे? मूव कर जाए नेचुरल तरीके से।
ठीक है, और ये तब तक करेगा जब तक ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते हैं। तो आई थिंक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका है सेलुलर रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो सेलुलर रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जो है, जो मतलब हम लोगों का सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, यानी कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं फिर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जिससे हमारा बॉडी एनर्जी भी बनाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप समझ रहे हैं कि जो पेड़ पौधे जिस प्रोसेस के माध्यम से खाना वगैरह बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन जो हो गया और जो आपके, ठीक है, जो ऑक्सीजन हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, आर पार होते रहते हैं, आते हैं जाते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन के दौरान और फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है और रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है। तो देखिए, रिस्पायरेशन जब हम लोग करते हैं, रिस्पायरेशन कहने का मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर वो हमारा बॉडी में जाता है, जो खाना आप खाते हो उसको जलाता है, फिर उससे आपको एनर्जी मिलेगा। तो रिस्पायरेशन जब करते हो तो क्या डिफरेंसेस है कि ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन आपके कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस में आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। जो पेड़ पौधे अपने जो है वो खाना पकाते हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपने समझ गया होगा कि आखिरकार पैसिव प्रोसेस क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट क्या हुआ करता है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। अब चलिए हम लोग और भी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने का प्रयास करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है जो हम लोग अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन क्या है जो हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इसको लेते हैं रिस्पायरेशन के दौरान। ठीक है, तो सब्सटेंस, इस तरह के जो भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऑक्सीजन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये बहुत ही स्मॉल हुआ करते हैं। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं या जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली क्या होंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड इजीली सेल मेम्ब्रेन परमिशन दे देगा उसको जाने का। तो ध्यान रखिए कि सेल मेम्ब्रेन जो है किस तरह के सब्सटेंस को आने जाने की अनुमति दे रहा है। जो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होंगे, बहुत ही स्मॉल होंगे, उसको अलाउ करेगा कि आप जाइए। नॉन पोलर, नॉन पोलर कहने का मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये सब नॉन पोलर हो गए, यानी जिसमें पोल्स नहीं, यानी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर्स। जैसे अगर मैंने हाइड्रोजन आयंस बोल दिया तो ये पॉजिटिव आयन हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना तो आयंस को जाने देगा ना पोल्स को जाने देगा, जो पोलर सब्सटेंस है या पोलर मॉलिक्यूल्स है उसको नहीं जाने देगा। ठीक है, बल्कि ये क्या करेगा, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उसको अलाउ करेगा कि आप जाइए। जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में बातचीत करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बातचीत करते हैं, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो अलाउ करता है पार्टिकल्स को डिफ्यूज करने के लिए। क्या है, वो करता है, अलाउ करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर अब हम लोग देखें तो दैट इज द गैस एक्सचेंज। अब ये गैस एक्सचेंज क्या है, अब चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग क्या हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत ही नेसेसरी होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए, ताकि एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। और जो कार्बन, देखिए जो ऑक्सीजन आप लेते हो ना, जो आप खाना खाते हो, वो ऑक्सीजन क्या करता है, जैसे कि आपने फूड खाया,
ठीक है। अब फूड क्या करेगा, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो उससे ये क्या करेगा, सीधा जाकर रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद आपको बदले में क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे आपकी बॉडी से क्या होगा, बाहर निकल जाया करेगा। ठीक है, तो इसीलिए गैस एक्सचेंज यहाँ पर होता है, और ये डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से हुआ करता है। ठीक है, ये किसके माध्यम से होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से ही हुआ करेगा। अब चलिए बात हम लोग करते हैं क्या चीज का, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, इससे कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो उसको हम लोग डिकोड भी करेंगे। तो जो कंसंट्रेशन है गैसेस का, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, और अगर ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है तो आपका जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है, जो रेट है, उसको क्या करेगा, अफेक्ट करने का काम करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस है, अगर हो सकता है कि आपका बाहर में मान लीजिए ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस हो गए। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, मतलब जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे अपनी बॉडी को लीजिए, आपके बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन है और आपकी बॉडी के बाहर यानी कि हवा में भी ऑक्सीजन है, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी क्या करेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस को प्रभावित करेगा, उसको अफेक्ट करेगा। इसका क्या मतलब है कि डिफ्यूजन स्लो भी करा सकता है या डिफ्यूजन फास्ट भी करा सकता है, डिफ्यूजन नॉर्मल भी करा सकता है। तो डिफ्यूजन स्लो होगा कि फास्ट होगा, इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कंसंट्रेशन किसी इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत कम है, तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है बाहर की तरफ, तो जो डिफ्यूजन होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाया करेगा। तो आई थिंक इसको आप लोग समझ गए होंगे, और अभी हम लोग इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें आपका पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब वो समय आ चुका है कि आपने इस कॉन्सेप्ट को कितना बेटर ढंग से सीखा है, आपने क्या क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, कहाँ गलती की है, कहाँ पे आपका फोकस बढ़ना चाहिए, कहाँ पे आपने फोकस नहीं दिया, उन सारे तमाम पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे रिकैप भी करेंगे, और आपका मेमोरी बहुत बढ़िया से इसको फिट भी करेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर डालने का प्रयास किया है, ताकि बहुत जल्दी आप सवालों के जवाब भी दे सके और आपके लिए टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सके। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि डिफ्यूजन क्या है। अब आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? तो देखिए पढ़ते हैं। हम लोग को मालूम है कि मोमेंट ऑफ सब्सटेंस तो होता है, लेकिन कहाँ से कहाँ, हायर टू लोअर की तरफ। तो बी वाला करेक्ट होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ सब्सटेंस तो होगा, लेकिन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज द डिफ्यूजन। चलिए ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका मेन फंक्शन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन होता है क्या चीज, देख लीजिए, दैट इज द, ये तो सेल को सपोर्ट तो नहीं करता है ना, क्या करता है, टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी सेल के अंदर किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, कितना जाना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन डिसीजन कर रहा है। सेल के इन या आउट में पास होना है या नहीं होना है, ये सेल मेम्ब्रेन ही डिसीजन कवर करता है, वही उसको अलाउ करता है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट जवाब होगा। अब चलिए थर्ड की तरफ हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डज इट मीन व्हेन वी से द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसको सेलेक्टिवली परमिएबल क्या बोलते हैं कि बहुत सेलेक्ट करके परमिशन देता है किसी चीज को आने जाने के लिए। तो इसका क्या होगा कि इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी आया मनमानी और चला गया,
बल्कि सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, ये मतलब कि अलाउ करेगा कि किस सब्सटेंस को पास होना है और किस सब्सटेंस को ब्लॉक करना है। तो इसका परमिशंस देने का पावर किसके पास है, सेल मेम्ब्रेन के पास है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपके लिए। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which of the following molecules can easily pass through the cell membrane by diffusion? डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो किस तरह का, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इनमें से किस तरह का मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा आपका सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया आपको लार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स तो होने नहीं देगा, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स को नहीं होने देगा। ये क्या करेगा, स्मॉल जो पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको पास होने देगा। नॉन पोलर जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको पास होने देगा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन किसको पास होने देता है, जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं, ठीक है, उसको वो क्या करेगा, पास होने देगा। चार्ज्ड आयन को पास नहीं होने देगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स को या पोलर मॉलिक्यूल्स को ये पास नहीं होने देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस बिटवीन टू रीजन्स। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस होता है दो रीजन के बीच में, यानी कि कहीं पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है और कहीं पे लो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, दैट इज द, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला करेंगे। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला करेंगे। चलिए अब ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज डिफ्यूजन एन एक्टिव और पैसिव प्रोसेस। तो अभी जस्ट बताइए, जो आपका डिफ्यूजन है वो एक्टिव प्रोसेस करता है या पैसिव करता है। एक्टिव कहने का मतलब जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, और पैसिव कहने का मतलब जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि पार्टिकल्स को हायर से लोअर की तरफ मोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए नो नीड ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का इनपुट नहीं लेता है, उसी को क्या बोलते थे, पैसिव प्रोसेस बोलते थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि पैसिव प्रोसेस को क्या करता है, अपनाता है डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई एनर्जी इनपुट की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। चलिए बहुत अच्छे से रिकैप भी हो रहा होगा, आपका कंसंट्रेशन भी बना होगा कि कहाँ कहाँ पे आप चुक कर गए समझने में, और अगर आप समझ चुके होंगे तो आपको मज़ा आ रहा होगा जरूर। अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी ज़रूर करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं कि इन सेलुलर रिस्पायरेशन, जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, यानी कि आप जो ऑक्सीजन लेते हो बाहर से, आपके खाने से ऑक्सीजन वहाँ पर टकराता है, खाना को जलाता है और उससे फिर आपको एनर्जी मिलता है, उसको हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग कि विच गैस मूव्स इनटू द सेल्स एंड विच गैस मूव्स आउट। तो रिस्पायरेशन जब होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, तो कौन सा गैस हमारे बॉडी के अंदर जाता है और कौन सा बाहर आता है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो है ऑक्सीजन मूव्स इनटू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन जो है इसके अंदर जाता है। तो चलिए ये भी सवाल का जवाब आपने दे दिया है। अब लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं और इसके माध्यम से और भी हम लोग कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेटर बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल इन गैस एक्सचेंज फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो अब कह रहा है कि जो डिफ्यूजन है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसको गैस एक्सचेंज करते समय इतना नेसेसरी क्यों हो जाता है किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन वगैरह। तो सिंपल है, टू फैसिलिटेट रिस्पायरेशन बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब तक आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, आपके फूड आपने जो खाया है उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो उस फूड से आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने खाया और एनर्जी मिल जाता है, बल्कि वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, फिर उसके बाद आपको एनर्जी मिलता है, और जो आपके बॉडी में
वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जो जमा होता है उसको बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या पेशाब वगैरह के फॉर्म में। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 9th क्वेश्चन है। और इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाउ डज द कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेस in the external environment affect the rate of diffusion into and out of the cells? Concentration of gases in the external environment, अगर external environment है और वहाँ पे concentration of gases हैं तो diffusion को किस तरह से affect करेगा, अभी मैंने बताया भी था। ठीक है, अगर higher concentration of gas है तो ये क्या करेगा, faster diffusion करेगा। ठीक है, जैसे कि परफ्यूम वगैरह में आपने देखा होगा बहुत दूर तक पहुंच जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस? तो जो डिफ्यूजन का जो प्राइमरी रोल है वो क्या है, डिफ्यूजन क्यों जरूरी है? तो क्या ये एनर्जी क्रिएट करने का काम करता है? नहीं, डिफ्यूजन से एनर्जी क्रिएट नहीं होती है। क्या ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। ये क्या करता है, टू एनेबल द मूवमेंट ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये जो बहुत रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी के लिए, वैसे सब्सटेंस को परमिशन देता है इन और आउट करने के लिए। लेकिन उसमें भी ध्यान होता है कि क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि बहुत ही छोटे और नॉन पोलर सब्सटेंस को ही अलाउ करता है इन और आउट करने में। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो बहरहाल चलिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिस्कशन किया और आप यहाँ पर ये जो आपका है डिफ्यूजन जो कॉन्सेप्ट है, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इस चीज़ का आप जो है आप चाहें तो कमेंट करके या तो आप दूसरे को शेयर करके, लाइक करके इंडिकेट कर सकते हैं। और इसमें आप किस तरह का बेहतर सुधार चाहते हैं वो ज़रूर हमें बताएं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। तब तक आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो इसको दोबारा ज़रूर देखिए।